गुड मॉर्निंग। अधिगम क्या है, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। अधिगम, सबसे पहले आप देखिए अधिगम है क्या। अधिगम को आप दो तरह से लीजिए, एक परिवर्तन के तौर पे, एक परिवर्तन समझिए चेंज जिसको हम कह लेंगे, दूसरा प्रक्रिया। ठीक, ये किस तरह का है। परिवर्तन के तौर पर हम देखते हैं अधिगम। देखिए व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में कैसा परिवर्तन, ये एक अस्थाई परिवर्तन है। यदि आपको आप चल रहे हैं, रात आपको चोट लग गई तो फिर आप उसी रास्ते से जा रहे हैं। यदि आपको समझ में आ चुकी है ये बात कि हमको चोट लगा है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम संभल कर जाएंगे। आप फिर गए, फिर क्या हुआ, आप संभल कर तो चले गए उस बार, तो उस बार आपको समझ में आया कि नहीं, वो सीख गया। फिर दूसरा इंसान क्या किया, उसको भी चोट लगा, वो क्या किया, फिर दूसरा बार उस पर गौर नहीं किया, फिर उसको चोट लग गया। मतलब क्या हुआ, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, आप में परिवर्तन हुआ। तो आपने क्या किया, जब वो समय आया तो आपने गौर करके वहाँ पर अपने व्यवहार में परिवर्तन किया, उस रास्ते से बगल हो गए आप। लेकिन वो क्या किया, उसको उसमें ये परिवर्तन नहीं आया, वो रास्ते से जाता गया, यानी उसे फिर चोट लगा, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। तो ठीक है। अब दूसरा प्रक्रिया, ये जीवन पर्यंत चलता है। इंसान जो मानव है वो हर चीज़ से सीखता है, और ये कोई प्रोसेस नहीं है कि आप 5 साल में सीखेंगे, 10 साल में कुछ सीखना प्रारंभ करेंगे। आप देखिए कि जो बच्चा होता है उसको एक बार अगर चोट लग जाती है या कुछ गर्म कोई चीज़ छू लेता है, तो दोबारा क्या करता है, वो उस चीज़ को वो तब तक नहीं छूता जब तक कि वो इतना एज का नहीं हो जाता है कि वो समझ जाता है कि अब इसको छूने से क्या होगा, नहीं होगा। फिर दोबारा वो उस पर जब तक पक्की समझ नहीं बनती है तब तक वो ऐसा नहीं करता है। तो मतलब कि अधिगम या सीखना जिसको हम कहेंगे, ये व्यवहार में परिवर्तन और अस्थाई परिवर्तन। और इसके लिए कोई प्रोसेस ये नहीं है कि एक निश्चित एज नहीं है कि यहाँ पर जाके सीखेगा। मानव जीवन पर्यंत सीखता है। यहाँ हमने लिख भी दिया है, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। एक तो लगातार चलती है, हम हमेशा सीखते हैं। अभी जो हम ये आप लोगों के सामने वीडियो बना रहे हैं, इससे भी आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, इससे आप लोग सीखना सीख रहे हैं, अधिगम सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये सतत लगातार चलता है ये, और उसके बाद जीवन पर्यंत चलता है। इसके लिए कोई ये नहीं है कि 10 साल बाद फिर रुक जाएगा, 50 साल बाद रुक जाएगा, ये भी नहीं है, ये लाइफ टाइम चलता है। ठीक, नेक्स्ट है ये, इसके बारे में हमने लिख दिया है। ये नोट्स एक्चुअली किसी और के लिए बनाया हुआ था, तो हमने वीडियो बना दिया। चलिए, फिर उसके बाद है ये क्या होता है अधिगम में, इसके बारे में हम थोड़ा लिख दिए, विशेषता आगे हम लोग देखेंगे। सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। फिर इसमें क्या होता है, इससे आप नए ज्ञान का सृजन करते हैं, नया ज्ञान सीखते हैं। आपको जो चोट लगा तो उससे समझ में आया कि नहीं, आपको ये ज्ञान हो गया कि अब नेक्स्ट टाइम हमको क्या करना है। यदि आप में नैतिकता होगी तो आप उसको साइड भी कर देंगे। तो क्या हुआ, नए ज्ञान का सृजन होता है, और हमारा जो पूर्व का ज्ञान है उसमें गुणवत्ता आती है, इस बात को याद रखिए। और ये सर्वत्र चलने वाली प्रक्रिया, ये इसके लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है कि घर में ही सीखेंगे, विद्यालय में सीखेंगे, कहीं पर भी सीखा जा सकता है। सड़क पर भी हम चल रहे हैं, या हम लोग ऐसा भी कहते हैं, दीवार पर चींटी देखते हैं कि चींटी बार बार चढ़ती है, फिर भी गिरती है, फिर अंत में वो अंततः वो चढ़ ही जाती है। तो इसी तरह इंसान को भी उदाहरण दिया जाता है कि चींटी से सीखो। तो हम सीख सबसे सकते हैं और कहीं भी सीख सकते हैं। ठीक, अब ये हो गया। अब उसके बाद देखिए उद्दीपक, स्टिमुलेंट से हम लोग सीखते हैं। अभी हमने चींटी का उदाहरण लिया, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जिस तरह हम लोग बचपन में जो एक कहानी थी, क्या कुएं से जो पानी निकालता था तो गठरी बन गया था, वहाँ पर पानी निकालते रखते तो वो बालक को ये समझ में आता है कि जब पानी रखने से ये बन सकता है तो मेरे मेहनत करने से क्यों नहीं हो सकता। तो वहाँ पर उसको समझ आया, वहाँ पर वो सीखा, तो वहाँ पर उसने जो सीखा वो एक निर्जीव था। तो स्टिमुलेंट किसी न किसी ऑब्जेक्ट से सीखता है। ठीक, स्टिमुलेंट वही हुआ, कोई ऑब्जेक्ट से सीखता है। और कहने का मतलब ये
सजीव और निर्जीव दोनों होता है। सजीव में हमने बता दिया, निर्जीव भी बता दिया हमने, ठीक। अब दोनों हो सकता है। अब इसके अलावा भी जो है कि मानव सीखता है प्रशिक्षण के द्वारा, आत्मचिंतन करता है, तो इसके द्वारा भी वो सीखता है। आत्मचिंतन से तो बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अगर आत्मचिंतन नहीं करते हैं तो खुद को समझ ही नहीं पाएंगे। एक पेपर है आगे, ये डीएलएड वाले में पेपर होगा, डीएलएड वालों में पेपर है, आत्मचिंतन कितना आवश्यक है, ये उस पेपर में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब इसके प्रति जो मनोवैज्ञानिक है इनकी क्या राय है। अच्छी से पहले हम एक बात बता देते हैं, सीटेट के लिए भी तो अब ये आ चुका है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कल। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बस लगे रहें यहीं पर। इसी तरह से हम कोशिश करेंगे, वीडियो लाते रहेंगे पढ़ाएं, और आप लोगों के एग्ज़ाम तक रहेंगे, कोशिश रहेगी मेरी, ठीक है। अब महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों की क्या राय है, उनके अनुसार अधिगम को क्या कहा गया है कि अधिगम या सीखना विकास की प्रक्रिया है। देखिए इसमें जो है कि कुछ मनोवैज्ञानिक, आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतने अच्छे से समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। तो यदि आप सही से समझ लेते हैं, मेन है कि इतना दूर अगर आप सही से समझ लिए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर आप टोटल जो है कि इस पर जो एप्लीकेशंस आएंगे, अनुप्रयोग आएंगे या फिर प्रश्न आएंगे, आप वो उम्मीद है सॉल्व कर ही लेंगे। वुडवर्थ के अनुसार क्या है, अधिगम या सीखना विकास की प्रक्रिया, डेवलपमेंट की प्रोसेस है। इसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। हम लोग समझने के लिए इसमें चेंज कर सकते हैं, समझ तो चुके हैं वहीं पर। और इनका जो डेफिनेशन होता है किसी भी मनोवैज्ञानिक का या फिर किसी भी महापुरुष का, उसे हम लोग नहीं बदलते हैं, ठीक है। अब दूसरा है स्किनर क्या कहते हैं, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ठीक। इसको भी देख लेते हैं, देख लीजिए। गिलफोर्ड क्या कहना है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, ये गिलफोर्ड का कहना है। उसके बाद है क्रो, उनका क्या कहना है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ठीक। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। हम लोग अब उस जगह पे पहुंच चुके हैं, विशेषता के जगह पे। तो सीखना एक अनुकूलन की प्रक्रिया है, अडेप्टेशन। ये समझिए कि अगर हम कुछ सीख लेते हैं, अभी हम फर्स्ट में ही जो उदाहरण दिए थे आप उस पर गौर कीजिए, एक ही उदाहरण को हम लेके चलते हैं, वहाँ पर आप अनुकूलित हो गए, नेक्स्ट टाइम आप खुद को अडेप्ट करके उस जगह पे चलेंगे, है ना, समझिए, ठीक। और दूसरा सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों होता है, ठीक। नकारात्मक ये अधिगम जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। कोई गलत चीज़ सीखता है, कोई सही चीज़ सीखता है। अब कोई धूम्रपान कर रहा है, धूम्रपान वाले समाज में कोई बालक रहता है तो वो क्या सीखेगा, नकारात्मक ही सीखेगा, धूम्रपान ही सीखेगा। अब कोई शिक्षित समाज में है, शिक्षित परिवार में है, तो वो क्या सीखेगा, सकारात्मक प्रभाव ही उस पर पड़ेगा, वो शिक्षा के ही क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। ये लक्ष्य केंद्रित होता है, अधिगम लक्ष्य केंद्रित होता है, ये उद्देश्य पूर्ण होता है या फिर लक्ष्य केंद्रित, आपका एक टारगेट होता है। आप कुछ सीखते हैं तो क्यों सीखते हैं, जिस तरह अभी आप जो इस वीडियो पर आए हैं या फिर ये पढ़ रहे हैं, आप ये सीख रहे हैं, ये क्यों सीख रहे हैं, आपको एग्ज़ाम देना है ना। एग्ज़ाम में आप प्रश्न जो आए उसका आप सही से उत्तर दे पाएँ बस ये मकसद है, ठीक। तो ये लक्ष्य केंद्रित, ये उद्देश्य पूर्ण होता है, टारगेट ओरिएंटेड होता है। और ये व्यवहार में परिवर्तन तो हम शुरू में ही बता दिए थे, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। परिवर्तन तथा प्रक्रिया हम शुरू में ही बता दिए थे। इसको परिवर्तन तथा प्रक्रिया के रूप में देखिए कि चेंज क्या है, व्यवहार में चेंज होता है। इंसान के जो मानव है उसके व्यवहार में चेंज आता है। इसके लिए आप बहुत सारे तरीके से देख सकते हैं। शुरू से देखिए कि पहले मानव क्या करता था, अब मानव क्या करता है, उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया। जिस तरह आधुनिकीकरण होता जाता है, मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है मानव का, उसमें परिवर्तन आता जा रहा है, ठीक। और ये प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस वगैरह नहीं है। परिवर्तन तथा प्रक्रिया दोनों होते हैं। सॉरी, ये हो चुका है। उसके बाद देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। अब देखते हैं बौद्धिक योग्यता या क्षमता। देखिए
आप सीखना क्या चाह रहे हैं, आप अभी ये पढ़ना चाह रहे हैं, ये सीखना चाह रहे हैं, लेकिन आपको है क्या, आपकी उतनी बौद्धिक क्षमता ही नहीं है। अब आप तो सीटेट का एग्ज़ाम देंगे या फिर कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए एजुकेशनल जो ट्रेनिंग है उसका एग्ज़ाम देने के लिए आप ये पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, एक बालक को ले आइएगा एक कक्षा 2 कक्षा का, तो वो क्या करेगा, उसकी बौद्धिक योग्यता है कि ये सीख पाए? वो तो अभी उस एज तक पहुंचा ही नहीं है, वो अभी प्राथमिक एज तक ही है, वो शिक्षा ग्रहण ही अभी कर रहा है। वैसे अभी शिक्षा ग्रहण करने की ये बात जो है तो वो तो लाइफ टाइम ही होती है, लेकिन वो उसकी योग्यता है, ज़रा सोचिए, उसकी योग्यता नहीं है कि वो अभी इस चीज़ को समझ सके। तो योग्यता कितना मायने रखता है, परिपक्वता उसी में आ गया। अभी हम जो बताए कि आप जो सीखता है तो इसके लिए मैच्योरिटी बहुत ही मायने रखता है। आपके पास देख लीजिए कि अभी भी आप एक इंसान हैं, अभी भी आप की एज उतनी ही है, लेकिन अभी आप पर जिम्मेदारी अगर है, मानिए कि अगर आप सिंपल परिवार से हैं, आप पर अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो अभी क्या है, आप उस एज तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन आपके पास सारा कुछ उपलब्ध है, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब आप अपने लाइफ में आ जाते हैं तो देखिए कि आप परिपक्वता आने लगेगी, धीरे धीरे आप मैच्योरिटी आने लगेगी। इस बात को ज़रा समझिए गौर से, आपके पास अभी भी सारा चीज़ मौजूद है। एक बालक आप विकास की प्रक्रिया में देख सकते हैं कि कार्यात्मक विकास जो होता है उसमें बालक के पास सारा कुछ मौजूद होता है, ठीक। हाथ का विकास हुआ रहता है, मतलब टोटल चीज़ हुआ रहता है, लेकिन कार्यात्मक विकास में है क्या, उसमें मजबूती आता है, वो हाथ पैर सब कुछ रहता है उसको, लेकिन कार्यात्मक विकास में उसमें परिपक्वता आती है। वो क्या करता है, खुद से स्नान करने लगता है, जबकि हाथ पैर तो तब भी था, लेकिन एक एज तक जाने के बाद थोड़ा सा वो उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचता है तो खुद से स्नान करने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था में नहीं, पूर्व बाल्यावस्था में ही करने लगता है, तो वो उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक। अब परिवार देख लीजिए, परिवार तो बहुत ही इफेक्टिव है, चूँकि बालक ज़्यादातर समय अपनी फैमिली के ही साथ बिताता है। वातावरण, इन्वायरमेंट देख लीजिए। अब शिक्षण संस्थान में या फिर कहीं भी पढ़ाई हो रही है, अब अगल बगल में है क्या, शोरगुल हो रहा है, बगल में कारखाना है या फिर कुछ ऐसा जगह है जिससे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं बार बार, तो वैसे वातावरण में क्या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल सकती है? नहीं चल सकेगी, ठीक। या फिर ऐसे देखिए, विद्यालय है, हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं, कहीं से पूरा अंधेरा है, कक्षा में कहीं खिड़की ही नहीं है, तो हो पाएगा? कुछ अच्छे से हवा ही नहीं आ पा रहा है, बच्चे पूरी तरह से बोर फील करने लगे, तो वातावरण कितना मायने रखता है आप समझ सकते हैं। निश्चित उद्देश्य, डेफिनेट पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है, और तो हम शुरू में ही बता दिए थे। अब सोसाइटी की क्या बात है, सोसाइटी देख लीजिए, हम पिछले 1-2 वीडियो में बताए हुए हैं समाज क्या होता है। सबसे पहले परिवार से देखिए, अगर 1-2 परिवार कम से कम 1-2 गुण वाला भी मिलता जुलता अगर एक जगह पे आ जाता है तो समुदाय बनता है। और सबसे पहले देखिए कि हम ये भी बता चुके परिवार से कितना प्रभावित होता है, वो ज़्यादातर वक्त परिवार के साथ बिताता है। उसके बाद ये समाज जो है वो परिवार का समूह है। परिवार के समूह से क्या बनता है, समुदाय बनता है, और समुदाय के समूह से समाज बनता है। तो समाज में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं। परिवार में क्या है कि हमारे परिवार के ही लोग हैं। समाज ये समुदाय में जो है हमारे परिवार के अलावा जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो वहाँ वह कितना प्रभावित कर सकता है। एक बात हम बोले थे अभी कि अगर वो सीख रहा है, नकारात्मक और सकारात्मक में हम बोले थे कि वो अगर ऐसे समाज में रहता है जहाँ धूम्रपान एकदम मतलब समझ लीजिए कि अच्छे काम नहीं होते हैं, तो वो क्या सीखेगा, नकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा समाज के। और अगर उनका समाज शिक्षित है, लोग डेवलप हैं, विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो समाज क्या होगा, उस समाज से लोग अच्छा ही, उस समाज का विकास तो
अच्छे से होगा और जो वहाँ नया जो नवजात जो शिशु वहाँ से पैदा होगा वो एक अलग ही लेवल का होगा, उनका स्तर ही अलग होगा, उनके सोचने की, करने की, देखने का हर नज़रिया उनका अलग होगा। ठीक। और शिक्षक का व्यवहार अब देख लीजिए कि जहाँ आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं उस जगह पे आप क्या कर देते हैं, आप भेदभाव कर देते हैं। जो बच्चा प्रतिभाशाली है आप उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो क्या होगा, जो मंदबुद्धि है उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। ठीक। अब सीखने की इच्छा, अगर आप में सीखने की इच्छा ही ना होगी तो आप क्या सीखेंगे। ठीक। तो सीखने की इच्छा कितना मायने रखता है। तो चलिए ये वीडियो हुआ ख़त्म, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।